अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के अपने टावर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान कल से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सतह वज़ारती वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म दोशंबे में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के 20वें सरबराह मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम के पहले इजलास का भी इफ्तिताह करेंगे। जमहूरियत में अक्सरियत की हुकूमत और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अवाम की ताकत से जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत और इंफॉर्मेशन का चोरी दामन का साथ है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन का जमहूरियत के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। जमहूरियत के फरोग के लिए इदारों का इस्तेहकाम जरूरी है। जमहूरी अमल में हर शख्स जवाबदेह होता है। मजबूत जमहूरियत के लिए एहतसाब का मरबूत निज़ाम नागुज़ीर। मुस्तहकम जमहूरियत के लिए इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए इक़दामात को यकीनी बनाना होगा। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। आलमी यौम जमहूरियत के मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वज़रा असद उमर और शीरी मज़ारी का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अफ़गान सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलाआत और नशरियात की सब कमेटी को पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग। PMDA फ्रेमवर्क पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। PMDA का ना कोई मुसवदा है, ना ही इस हवाले से ऑर्डिनेंस आ रहा है। मीडिया कंप्लेंट कमीशन में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की दरखास्तों पर 21 दिनों में फैसला होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीख रकम कर दी। पहली मरतबा साल 2021 का बेस्ट इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज अवार्ड हासिल कर लिया। ये अवार्ड ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस की जानिब से दिया गया है। ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड एक आलमी प्लेटफॉर्म है जो इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों के काम को नुमायां करता है। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाज़ों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब।
पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ये दौरा ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ की दावत पर कर रहे हैं। दौरे में आला सतह वज़ारती वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वस्त एशिया का ये तीसरा दौरा है जो पाकिस्तान के खित्ते के मुल्कों के साथ करीबी राबतों की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के 20वें सरबराह मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इससे काबिल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किर्गिज़स्तान और रूस में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलासों में शिरकत कर चुके हैं। 7 मुस्तकिल रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल शंघाई ताउन तंजीम 15 जून 2001 को कायम हुई। पाकिस्तान 2005 में मुबस्सिर की हैसियत से तंजीम का रुकन बना और बाद में आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में मुस्तकिल रुकनियत इख्तियार की। तंजीम के दीगर 7 मुस्तकिल अराकीन में रूस, चीन, भारत, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। ईरान, मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान SCO के मुबस्सिर रुकन हैं, जबकि अज़रबैजान, आर्मीनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका तंजीम की मुज़ाकराती शराकतदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मौके पर सरबराह इजलास में शरीक दूसरे सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें 2 तरफ़ा ताउन, तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात और सरमायाकारी समेत इलाकाई राबतों के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम के पहले इजलास का भी इफ्तिताह करेंगे। बिजनेस फोरम के लिए पाकिस्तानी ताजरों का वफ़द भी दुशंबे का दौरा करेगा। मुश्तरका बिजनेस फोरम से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे। सरबराह इजलास के इनेकाद के मौके पर पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस काउंसिल का इजलास भी होगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में सियाहत के शोबे में बेपनाह सलाहियत है, हमें इससे भरपूर इस्तेफादा करना है। इस्लामाबाद में सियाहत के बारे में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सियाहती मकामात पर बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि सियाहती मकामात पर टूरिस्ट रिजॉर्ट और बैनुल-अक़वामी मयार के होटल कायम करने वालों के लिए हुकूमत की जानिब से सहूलियात और टैक्स में छूट पर मबनी तजावीज़ पेश की जाएं ताकि उनको जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने जेहलम और इसके अतराफ में वाक़े रेस्ट हाउसेज और दीगर तारीखी मकामात का जिक्र करते हुए कहा कि इन इमारात की बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को कुबूर-ए-कार लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की कि सियाहत के हवाले से ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। इजलास को बताया गया कि सूबा पंजाब में 4 सियाहती मकामात के लिए सियाहत के शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ और मैनेजमेंट के लिए बैनुल-अक़वामी इदारे की खिदमात हासिल की जा चुकी हैं। इसी तरह सूबा सरहद में भी 4 इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन्स के मास्टर प्लान के मुसव्वदे तैयार किए जा चुके हैं, जिनको हतमी शक्ल दी जा रही है। इजलास को बताया गया कि सूबा पंजाब में सियाहत के हवाले से ज़ैली कवानीन और रेगुलेशंस को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। जल्द इनका निफाज अमल में लाया जाएगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इनका निफाज अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को अटक और बाला हिसार किले को सियाहती मरकज़ बनाने के हवाले से पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि सियाहती मकामात पर एयर सफारी सर्विस के इजरा के लिए सिविल एविएशन की जानिब से क़वायद और ज़वाबित में तरमीम की जा चुकी है और इसके नतीजे में निजी शोबे के लिए बेशुमार मौक़े पैदा हुए हैं। इजलास को बताया गया कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए 4 सूबों में सेंट्रलाइज्ड टूरिज़म वेबसाइट्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेज और गवर्नर हाउसेज को आवाम के लिए दस्तयाब करने के हवाले से पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। आज के दिन के हवाले से बात करें, जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि जमहूरियत में अक्सरियत की हुकूमत और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अवाम की ताकत से जमहूरियत मजबूत होती है। मौजूदा दौर
इंफॉर्मेशन का है। चौधरी फवाद हुसैन ने जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत में अक्सरियत की हुक्मरानी के बावजूद अक़लियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ सियासी जमातें मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, ताहम अपने अंदर जमहूरियत लाने के खिलाफ हैं। तकरीब से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वज़रा असद उमर, शीरी मज़ारी और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मौजूदा दौर इंफॉर्मेशन का है, जमहूरियत और इंफॉर्मेशन का चोली दामन का साथ है। आज आपको बताते चले कि जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से तकरीब से खिताब किया वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने। उनका ये कहना था कि जमहूरियत में अक्सरियत की हुकूमत और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अवाम की ताकत से जमहूरियत मजबूत होती है। मौजूदा दौर के हवाले से उनका ये कहना था कि मौजूदा दौर इंफॉर्मेशन का दौर है। चौधरी फवाद हुसैन ने आज के दिन के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत में अक्सरियत की हुक्मरानी के बावजूद अक़लियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हमारे यहाँ सियासी जमातें मुल्क में तो जमहूरियत चाहती हैं, लेकिन अपने अंदर जमहूरियत नहीं लाना चाहती। जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई। इस हवाले से नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सील जानते हैं। नमूद मुस्लिम, बताइएगा, एक तो आज के दिन की अहमियत के हवाले से आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ इस तकरीब के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है नमूद मुस्लिम से, हम दोबारा उनसे रब्ता करेंगे। आपको आगाह करते चलें कि आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और जमहूरियत को मजबूत करने में अवाम का किस कदर किरदार है और मुल्क में जमहूरियत मजबूत करने के लिए हुकूमत और अवाम दोनों का एक पेज पे होना और दोनों को इसके लिए एफर्ट्स करने कितना अहम होता है, इस हवाले से आज तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने खिताब किया। दीगर वफाकी वज़रा ने भी इस तकरीब से खिताब किया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी इस तकरीब से खिताब किया। और साथ ही साथ सियासी जमातों से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान में सियासी जमातें मुल्क में तो जमहूरियत चाहती हैं, लेकिन अपने अंदर सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत का होना किस हद तक ज़रूरी है, वही चीज़ जो सियासी जमातों के अंदर मौजूद होगी उसको मुंतकिल करना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा बेहतर होगा और अवाम की भलाई के लिए अक्सरियत की हुकूमत के साथ साथ जो अक़लियतें हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस कदर ज़रूरी है। और पाकिस्तान इस हवाले से पूरी दुनिया में जाना भी जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के ना सिर्फ हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, बल्कि उनके हुकूक की फ़राहमी के लिए उन्हें मसावी बुनियादों पर तमाम हुकूक जो इस्लामी रियासत में फ़राहम किए जाते हैं वो पाकिस्तान में फ़राहम किए जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ कुछ कमी मौजूद थी, मौजूदा हुकूमत ने कोशिश की है कि उन तमाम उस कमी को दूर किया जाए और वो हुकूक फ़राहम किए जाएँ जो अक़लियतों के लिए आइन में हैं। पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान की बुनियाद ही इस चीज़ पर है, पाकिस्तान के क़याम का नज़रिया भी इसी चीज़ पर है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। अक्सरियत की हुकूमत के साथ साथ अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। नमूद मुस्लिम, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी नमूद, बताइएगा आज के दिन की तारीख के हवाले से थोड़ा सा इसकी अहमियत के हवाले से आगाह कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो तकरीब हुई है जिससे वफाकी वज़रा ने खिताब किया है, वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने खिताब किया है, इसकी अहमियत से आगाह कीजिएगा। देखिए, जो आज का दिन है ये ख़ास तौर पर जमहूरियत का जो इंटरनेशनल डे या आलमी दिन कहलाता है, ये यूएन के चार्टर के मुताबिक दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर जमहूरियत है उन ममालिक में मनाई जाती है और जहाँ पर लोग जो अवाम है जो जमहूरियत के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो इस दिन को मनाते हैं। इस दिन का बुनियादी मकसद भी यही है कि जमहूरियत के मुतालिक आगाही पैदा करना है और लोगों को जमहूरियत की तरफ लेकर आना है, क्योंकि ये जदीद दौर में ये बात समझी जाती है कि ये जो जमहूरियत है और जो क्वालिटी डेमोक्रेसीज को जो एक नई टर्म जिसको किया जाता है, ये जो क्वालिटी डेमोक्रेसी ये अवाम के मसाइल को हल करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जिसमें एरिस्टोक्रेसी या ज़िले लाही का खिताब रखने वाले बादशाह जो हैं वो लोगों पर हुक्मरानी करें, बल्कि अब ये वो ज़माना है कि जिसमें तमाम लोगों को उनके जो जायज़ हकूक़ हैं वो जो हकूक़ ना सिर्फ हकूक़ दिए जाएँ बल्कि उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। आज का जो तकरीब थी वज़ारत इत्तलात और नशरियात के ज़ेर इत्माम आज सेमिनार हुआ था, क्योंकि आलमी दिन था, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की और उन्होंने कौमी असम्बली के हवाले से ख़ास तौर पर बताया, वहाँ पर ब्रीफ किया और उसके अलावा उन्होंने यही बताया कि किस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ मुल्कों के साथ एक लिज़ान किया और बहुत से मुल्कों के साथ जो कुछ मुल्कों के साथ वीज़े के जो प्रॉब्लम्स थे उसको उन्होंने शेयर किया। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें जिसे हम कहेंगे कि ऐसे मसाइल भी थे जो कि आम रूटीन में या दूसरे चैनल से नहीं हो सकते थे, वो पार्लिमानी चैनल के ज़रिए या एक दो जमहूरियतों के जो अदारे हैं उन्होंने मिल के उसको साथ लेकर चले हैं। और क्योंकि
स्पीकर का जो बुनियादी मकसद कहने का ये था कि हमने अपनी कमेटीज़ को ख़ास तौर पर मजबूत बनाया है, कमेटी सिस्टम को, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो पहली मरतबा ये है कि इतने ज़्यादा जो बिल हैं मंजूर हुए हैं और प्राइवेट मेंबर जो हैं वो अपने तौर पर बिल दे रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा मंजूर भी हुए हैं। उसके बाद सवालात जवाबात का हिस्सा। उसके साथ साथ तकरीब से खिताब करते हुए दूसरे मुकर्रिम भी, जैसे अहमद बिलाल सूफ़ी थे, मारिया सुल्तान थी, फरहान सदीकी थे, लेकिन वफाकी वज़रा भी यहाँ पर मौजूद थे। NCOC के जो सरबराह हैं असद उमर जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने इस मौके पर बड़ी ही बाशकाफ अंदाज में ये बात कही कि हमें अपने जो जमहूरी हमारे जो भी रवायात हैं, जो कुछ भी है, लेकिन हमने इससे आगे बढ़ना है क्योंकि हमने ये देखा है। इस तकरीब का अहवाल बताया, ये भी बताइएगा साथ ही साथ कि पाकिस्तान में बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने जमहूरियत हासिल की है और इस तकरीब का अहवाल आपने तफसील से बता दिया जिसमें बात की गई कि जमहूरियत की बका के लिए मजीद काम किया जाएगा, मजीद इनिशिएटिव लिए जाएंगे ताकि जमहूरियत इस मुल्क में पनपती रहे। ये भी बता दीजिएगा साथ ही साथ कि क्या कोई इकदाम किए जा रहे हैं आने वाले दिनों में ताकि जमहूरियत की मजबूती को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत की एक तवील तारीख रही है, हमने बड़ी कुर्बानियां देकर इस जमहूरियत को हासिल किया है। जी, यही बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि आज के सेमिनार में यही बात कही गई वफाकी वज़रा का, जिसे मैं अगर निचोड़ कहूँगा, तीन वज़ीर जो मौजूद थे उनका निचोड़ यही था कि जमहूरियत का ढांचा तो मुकम्मल हो चुका है मगर इसमें बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। हमने ये देखना है कि हमें ऐसे अदारे बनाने हैं जो कानून से बालातर ना हो, जो कि आइन और उसके मुताबिक रहें। अगर हमने जमहूरियत के निज़ाम को मजबूत करना है तो हमें एहतसाब के निज़ाम को न सिर्फ मजबूत करना होगा बल्कि उसको मजबूत करना होगा। हमने तमाम अदारे, चाहे वो मुकन्ना हो, मुकन्ना से अबव अगर ले जाए या उसमें इंतजामिया हो, उन तमाम अदारों को अपने आइन के तहत, क्योंकि जो भी किसी भी शहरी को हक मिलता है वो रियासत नहीं बल्कि वो आइन पाकिस्तान देता है और आइन पाकिस्तान इस चीज़ की ज़मानत लेता है। और हमें इसी आइन की खातिर और अपने मुल्क की खातिर जितने भी हकूक़ जिसको हमने देने हैं, जो लेता है रियासत से हकूक़, हमें उसकी पासदारी करनी है। और ख़ास तौर पर एक अहम बात जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने बात कही, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो जमहूरी अमल जो है वो आगे चले और एक ऐसा आइनी इदारों का, क्योंकि अभी तक एहतसाब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि जब तक अवाम अपने हकूक़ को नहीं पहचानेंगे कभी भी कोई उनको हक नहीं देगा। और यही चीज़ है कि उनका भी, फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत हम चाहते हैं कि ऐसी क्वालिटी डेमोक्रेसी हो जो अदारों को मजबूत करे, जो आवाम को मजबूत करे। और यही जो क्वालिटी डेमोक्रेसी होती है यही मीडिया को साथ लेकर चलती है। और अब हमें देखना है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप आगाह कर रहे थे हमें जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से होने वाली तकरीब। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के ज़रिए तमाम ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी जिसमें आज के दिन की अहमियत के हवाले से वज़रा ने खिताब भी किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बरतानिया अफगानिस्तान में नई हकीकत को तस्लीम करते हुए अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ताउन करे। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर पनाहगुज़ीन कैंपों की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बरतानिया और मगरबी ममालिक अफगानिस्तान के लिए इमदाद जारी करें, अफगानिस्तान को तनहा करने से वहां फसाद पैदा हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा जनाब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नह्यान ने वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन किया है। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन कसीरुल-जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शोबेजात में ताउन की नौयत पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर ख़ारजा ने अमाराती हम मनसब को दुबई में मुनक़्क़िद होने वाली एक्सपो 2020 के बेहतरीन इंतज़ामात पर मुबारकबाद दी और एक्सपो की शानदार कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अहम इलाक़ाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। कुछ मज़ीद खबरें भी कैबिनेट आवर का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर है जनूबी वज़ीरिस्तान से, जहां पर खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आसमान मंजा के इलाके में कार्रवाई की है। 5 दहशतगर्द इस कार्रवाई के नतीजे में मारे गए हैं, जबकि 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए हैं, 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस ऑपरेशन के हवाले से आसिम रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आसिम रिजवान, आगाह कीजिएगा इस ऑपरेशन की तफसीलात के हवाले से। ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल रिजवान, ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान ज़िला के इलाके आसमान मंजा में
سیکورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنا پر آپریشن کیا. اطلاعات تھیں کہ علاقے میں دہشت گرد جو ہیں وہ موجود ہیں اور سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے اور دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور علاقے کو کارڈن آف کر کے جو سرچ آپریشن ہے وہ جاری ہے تاکہ اگر علاقے میں کوئی بھی اور دہشت گرد موجود ہے تو اس کا خاتمہ کیا جا سکے. بہت شکریہ عاصم رضوان، آپ نے آگاہ کیا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس چیئرمین کمیٹی سینیٹر فیصل جاوید کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. اجلاس میں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ اس حوالے سے میڈیا کی تمام تنظیموں اور مالکان سے مشاورت کا عمل جاری ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بل نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف سے تجاویز ہیں جس میں سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کو بھی شامل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 ماہ میں اشتہارات کے بقایا جات کی مد میں 75 کروڑ روپے جاری کیے ہیں. وزیر اطلاعات نے کہا کہ جعلی خبروں کے تدارک کے لیے اقدامات کرنا وقت کی ضرورت ہے. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں. حکومت کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کرے گی جس سے آزادی رائے متاثر ہو. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کمیٹی کو بتایا کہ صحافیوں کے حقوق کا بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں 3 ماہ سے رکا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی. اجلاس میں وزارت اطلاعات کے ذیلی ادارے DEMP نے حکام نے بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیم مختلف رسالوں اور خصوصی شماروں کی اشاعت کرتی ہے جن کا بنیادی مقصد بین الاقوامی سطح پر ملک کا تشخص اجاگر کرنا ہے. انہوں نے بتایا کہ مختلف ٹی وی چینلز پر چلنے والے سرکاری اشتہاروں کی مانیٹرنگ بھی ان کی ذمہ داری ہے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات کی ذیلی کمیٹی کے مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں ہونے والے اجلاس میں اسلام آباد میں اجلاس کو بتایا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی فریم ورک پر بریفنگ دی. وزیر مملکت نے کہا کہ PMDA فریم ورک پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی گئی ہے. پیمرا، ABC، پریس رجسٹرار، پریس کاؤنسل، موشن پکچر، ITNE اور دیگر میڈیا سے تعلق رکھنے والے اداروں کو PDMA کی چھتری تلے یکجا کرنے جا رہے ہیں. اس سے نہ صرف بجٹ کم ہوگا بلکہ اس پروسیس میں آسانی پیدا ہوگی. میڈیا کمپلینٹ کمیشن میں الیکٹرانک، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی درخواستوں پر 21 دنوں میں فیصلہ ہوگا. میڈیا کمپلینٹ کمیشن کا فیصلہ میڈیا ٹریبونل میں چیلنج کیا جا سکتا ہے جہاں سے 21 دنوں میں فیصلہ ہوگا. اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کسی صورت میڈیا کمپلینٹ کمیشن پر اثر انداز نہیں ہوگا. وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ PDMA کا کوئی مسودہ نہیں اور نہ ہی آرڈیننس لا رہے ہیں. ذیلی کمیٹی کے چیئرپرسن مریم اورنگزیب نے احتجاجی کیمپ لگا کر PMDA کو کالا قانون کہہ کر مسترد کیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب کمیٹی کی سربراہ غیر جانبدار رہتی اور اپنا موقف اس فورم پر پیش کرتی. کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ پیمرا سمیت میڈیا کے ریگولیٹر اداروں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے تجاویز پر غور کریں گے. موقف پر ہم قائم ہیں کہ جو ورکرز کی سیلریز ہیں، جو کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے، اس کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رائے بھی یہاں پر آئی ہے پریس کونسل کو اسٹرینتھن کیا جائے، جو ITNE ہے اس کے اندر امینڈمنٹ لا کر اس کو ایکٹ کا اندر الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کو بھی ساتھ شامل کر دیا جائے. ان تمام چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم غور کریں گے اور PMDA انہی تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن تمام سٹیک ہولڈرز میں موجود ہے کہ قوانین کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہے. اس کے میکانزم کے اوپر جو ہے وہ ایک اختلاف ہے، اس کو ہم دور کریں. میں تمام جو میڈیا کے چینلز یا پرنٹ میڈیا جو فیک نیوز چلا رہے ہیں آرڈیننس کے متعلق اور کہہ رہے ہیں کہ مسودہ بن گیا ہے، میں ان کو یہ گزارش کر رہا ہوں اس نیوز کو درست کریں. موقف پر ہم قائم ہیں کہ جو الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ کی دستاویزات فراہمی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. مسلم لیگ نون کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہماری غیر ملکی فنڈنگ کے کوئی ثبوت درخواست گزار نے فراہم نہیں کیے. الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی.
वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकदमात 5 साल से ज़ेर समाअत हैं। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स देखने की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को PTI के अकाउंट्स देखने की इजाज़त दी थी। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों के खातों में शफाफियत लाना ज़रूरी है। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि ठप्पा माफिया EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का मकसद है कि आइंदा मुल्क में इंतखाबात साफ व शफाफ हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने की मुखालफत की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है जिसमें इस दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। ये दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात के खिलाफ। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। इसी फैसले के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान मनसब, आगाह कीजिएगा कौन कौन से अहम नुक्ते तहरीरी फैसले में शामिल किए गए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से? जी रिजवान, ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से पार्लियामेंट से कानून साजी होना जो है ज़रूरी है और पार्लियामेंट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन पर बहस और कानून साजी भी होना बाकी है। और अदालत को कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए तमाम खर्चात का जायजा लेगी। फैसले में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल या इसका जो ये निज़ाम है दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो कबल अज़ वक्त और खर्चात पर मबनी है। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। फैसले में मजीद कहा गया है कि इंतखाबात को धांधली से महफूज करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और जो पटिशनर है उसको इलेक्शन कमीशन की रात की कापी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत वो ले सकता है। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कोई अजनबी बात नहीं है और अदालत ने कहा है कि जो शहरी तारिक असद एडवोकेट है जिसने दरख्वास्त दी है वो उनकी इसकी दरख्वास्त पर अदालत ने जो है ये काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। जी शुक्रिया इमरान मनसब, आपने आगाह किया। तरक्की याफ्ता मुल्कों की कामयाबी IT की तरक्की में मौसमिर है। बलोचिस्तान को हकीकी तरक्की से हमकिनार करने के लिए 4G की फराहमी के अमली इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में होने वाले USF और टेलीनॉर के माबैन मुआहिदे के तहत वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 अरब 37 करोड़ की लागत से कलील मुद्दत में बलूचिस्तान के चागी और नोशकी के 170 देहातों में 4G सर्विस फराहम करेगी। तकरीब से खिताब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि 4G सर्विसेज से बलूचिस्तान के लोगों को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तरक्की के मौके हासिल होंगे बल्कि तिजारती सरगर्मियों के साथ साथ सियाहत को भी फ़रोग मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से हमारे इलाके में बिल्कुल चेंज आएगी। आगे मुस्तकबिल में मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान इससे अब भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ कनेक्ट होंगे और इससे एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आएगी। हम मुल्क के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़ात के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं अपने लिए। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि बलूचिस्तान में IT के शोबे में इस वक्त 11 मनसूबों पर काम जारी है। चागी और नोशकी में 4G सर्विसेज की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हमारा टारगेट क्या है कि उन तमाम अनसर्व अंडर सर्व एरियाज को, आउटस्कर्ट एरियाज को, रूरल एरियाज को डिजिटल दुनिया के साथ मनसलक कर दिया जाए। ये साउथ बलूचिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ा मनसूबा होगा जिससे लगभग 1,60,000 आबादी को फ़ायदा पहुँचेगा। बलूचिस्तान में मवासलाती राब्तों के शदीद मसाइल थे। 4G मनसूबे की तकमील से बलूचिस्तान के नौजवान न सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना अहम किरदार अदा करेंगे बल्कि इससे महरूमी के शिकार इलाकों में बड़ी तब्दीली आएगी। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी ने कहा है कि ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ ताकि वो सेहतमंद शहरी की तरह मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर सकें।
ये बात उन्होंने लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के दौरे के मौके पर कही। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने इदारे के मुख्तलिफ हिस्से देखे और मरीजों की बहाली के लिए दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। इदारे में नए तामीर किए गए बहाली मरकज के दौरे के मौके पर खातून अव्वल को बताया गया कि इदारे में जहनी अमराज में मुब्तला अफराद की मुकम्मल बहाली तक खुसूसी निगहदाश्त में रखा जाता है और सेहतयाबी के बाद उनकी जहनी काउंसलिंग भी की जाती है ताकि वो एक फाल शहरी की तरह जिंदगी गुजार सकें। खातून अव्वल ने इदारे की सहूलतों को बेहतर बनाने और मरीजों को इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात देने के लिए एक जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की। मुआवनी खुसूसी और चेयरमैन कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों की तरक्की और बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड के ज़रिए तमाम वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कमज़ोर तबके समेत मुल्क के नौजवानों को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा रहा है। नौजवानों के लिए जल्द सेहत और उनकी फलाह बहबूद के लिए मनसूबे का आगाज़ करेंगे। उस्मान डार ने कहा कि जदीद उलूम में तरबियत के ज़रिए नौजवानों की इस्तेदाद कार में इजाफा करके इनको तरक्की के अमल में शामिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार यकसा तालीमी निसाब का नफाज किया जिसमें नाजरा को लाजमी करार दिया गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक यकसा तालीमी निज़ाम को नाफिज कर दिया गया है। उनका कहना था कि यकसा तालीमी निज़ाम से तबकाती तकसीम का खात्मा होगा। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से कारकुन सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा और जाली खबरों के तदारुक में मदद मिलेगी। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती और मुआवनी खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे के लिए नए अस्पताल बनाए जाएंगे और मौजूदा अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस्लामाबाद में रेलवे अस्पताल के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अस्पतालों की हालत पर माजी में किसी ने तवज्जो नहीं दी। मज़ीद तफसील बता रहे हैं अमजद अली। रेलवे हस्पतालों की तोसी और अपग्रेडेशन के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा कि रेलवे दुरुस्त सिमत में जा रही है, मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 के दहाई से पहले पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुनाफा रेलवे देता था, लेकिन पिछली हुकूमतों ने रेलवे को इस हाल तक पहुँचा दिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे मुलाजमीन को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशां हैं। मैंने इन अस्पतालों में 3 अस्पताल खुद देखे और यकीन करें कि आई कुड नॉट रेजिस्ट माई टीयर्स। आज उस सिमत में जा रहे हैं कि हमने इसको रीस्ट्रक्चरिंग करना है, पाकिस्तान रेलवे को इसको प्रॉफिटेबल करना है। और अब लोगों हमारा ये है खुदा के फजल से कि ईमानत और दयानत से हम पाकिस्तान रेलवे को जो है और उसके जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैं फिर कहता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है अगर खुदा न खास्ता आपको कम मुनाफा भी आता है, ये सोच लें कि ये आपका इदारा है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि रेलवे मुलाजमीन का तरजीही बुनियादों पर इलाज जारी रहेगा। रेलवे के साथ पार्टनरशिप का मकसद आमदन में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि रेलवे और वजारत सेहत के मुलाजमीन के फायदे के लिए कदम उठाया गया है। बहुत अहम है कि जो पाकिस्तान रेलवेज है वो अपने फोकस को रिकैलिब्रेट कर रही है और उस डायरेक्शन में ले जा रही है जो उसका मेन काम है, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन है। जो उनका सेंट्रल काम नहीं है उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इदारों के साथ एक लीगल और एक बड़े प्रॉपर फ्रेमवर्क के तहत उनको देने का और उनके साथ मुआहदा करने का जो उसको अच्छा भी चलाएंगे, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनका काम है, वो उस चीज़ के माहिर हैं, और साथ साथ रेलवे को रेवेन्यू भी आएगा। आज़म सवाती ने कहा कि रेलवे के मुलाजमीन को पैनल सर्विस जारी रहेगी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का भी इजरा किया जा चुका है। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा ने कहा है कि शेख और नोश की कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और महंगाई के खात्मे के लिए आइंदा दिनों में मौसर इकदाम किए जाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में तवाज़ुन रखने के लिए मिडल मैन का किरदार कम किया जा रहा है और दालों और दीगर अजनास को स्टोर करने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि आवाम को मुकर्ररा नरखों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी हर सूरत में यकीनी बनाई जाए और इस सिलसिले में कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इक़दाम उठाए जाएं। लाहौर में अपने एक बयान में वज़ीर आला ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि आवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर फ़ाल अंदाज में अमल दरामद किया जाए और मार्केट्स में अशिया ज़रूरिया की कीमतों को मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड से साल की बेहतरीन इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज का अवार्ड हासिल कर लिया है। ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड्स के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस्लामी इंडेक्स, शरीयत कंप्लाइंट स्टॉक्स और कर्जाजाती मसनूआत पर मुश्तमिल शरीयत से मुताबिकत रखने वाली माली मसनूआत की फराहमी के लिए एक जदीद और मुतहर्रिक तरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड्स ने मजीद कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फहरिस्त शुदा मुजारबा और इस्लामी कमर्शियल बैंकों, इस्लामी म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को मालकारी की बेहतरीन सहूलियात फराहम करता है। PSX की चेयरमैन डॉक्टर शमशाद अख्तर ने इस अवार्ड को पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक बेहतरीन कारनामा करार दिया है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक और शानदार अवार्ड पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मिर्जा इश्तियाक बेग साहब ने टेलीफोन लाइन पर। मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कितना बड़ा दिन है और एक कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए? सर देखिए, ये ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड जो है इस्लामिक बैंकिंग का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड गिना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, मतलब, और ख़ास तौर पे इस्लामिक ममालिक, इंस्टीट्यूशंस, इनफरादी तौर पे वो अफराद जिनके इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होती है, इन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है। और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए आज दिन है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ये फख्र है आज के पाकिस्तान को ये जीफा अवार्ड से जो है नवाजा गया है। और पाकिस्तान एक्सचेंज जो है एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म है जो शरिया कंप्लाइंस प्रोडक्ट, जिसमें इस्लामिक इक्विटीज, डेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट जो है किया है, जिसके सिलसिले में उनको ये दिया गया है। और इसकी चेयरमैन जो थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उन्होंने इसको रिसीव किया डॉक्टर शमशाद अख्तर ने, और उन्होंने भी यही कहा है कि अवार्ड का इस इदारे के लिए मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ है, पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ है। और इसमें तो देखिए, हम इस वक्त कोई टू वे नहीं है कि पाकिस्तानी में इस वक्त जो है इस्लामिक बैंकिंग जो है वो बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है, और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग इतनी तेज़ी से फैली है, और दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से जो हैं वो इस वक्त लर्न कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से स्टॉक एक्सचेंज का भी अब ये होगा कि दूसरे ममालिक के, इस्लामिक ममालिक के स्टॉक एक्सचेंज को भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रहनुमाई मिलेगी, उन्हें लर्न करने को मिलेगा कि किस तरह इस्लामिक शरिया जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लॉन्च किए जा सकते हैं, उनको प्रमोट किया जा सकता है। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो कामयाबी हमें मिली है, क्या ये गुज़श्ता 3 साल पॉलिसियों का तसलसल है जिसकी वजह से आज इस अवार्ड के मुस्तहिक करार पाए हैं हम, और आइंदा इसको बरकरार रखने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, यकीनन 3 साल के अंदर काफ़ी काम हुआ है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर पाकिस्तान में, और इससे पहले भी काफ़ी काम हुआ था, मगर स्टॉक एक्सचेंज ने ये किया है कि 3 सालों के अंदर कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस वगैरह को बड़ा प्रमोट किया है जो इस्लामिक बैंकिंग को या इस्लामिक जो प्रोडक्ट्स थे उसको प्रमोट करने के अंदर रोल प्ले कर रहे थे। उनकी फाइनेंसिंग अरेंज करना, ये तमाम चीज़ें जो होती है, डेट लिस्टिंग होती है, इस्लामिक कैपिटल का अरेंज करने, प्रोडक्ट्स करना होता है, ये तमाम चीज़ें, तो ये डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, और ये 1 साल में मुमकिन भी नहीं होता। तो 3 सालों में काफ़ी इस्लामिक बैंकिंग के अंदर और इस्लामिक डेट लिस्टिंग के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर काफ़ी इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर काम हुआ है, और जिसका नतीजा ये है कि आज हमें ये पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को ये अवार्ड मिला है। और ये हर पाकिस्तानी के लिए, ख़ासतौर पे बिजनेसमैन के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ एसोसिएट है, एक बहुत बड़ा उसके लिए एजाज़ है। और इससे पहले भी देखिए, पाकिस्तान के अंदर मीज़ान बैंक हो गए, दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान हो गया, इसी तरह तकी उस्मानी साहब जो हैं इनफरादी सूरत उसके अंदर इनफरादी शख्सियत के तौर पे भी उन्हें पिछले सालों के अंदर इस अवार्ड से जो है नवाजा गया है। और तकी उस्मानी साहब का नाम, जैसे आपको पता है, कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मैं खुद मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ। मोरक्को की हुकूमत उन्हें हर साल इनवाइट करती है कि आप हमारे मुल्क के अंदर आके कि किस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करें। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज से भी दूसरे इस्लामिक ममालिक के स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो सबक हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस्लामिक अवार्ड से नवाजा गया है। मिर्जा साहब से जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे प्रोग्राम में, हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स में हिस्सा बनते हैं और अपनी कीमती आरा से हमारे नाज़रीन को आगाह करते हैं। और ये भी एक खुशी की खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कोविड के बावजूद, पोस्ट कोविड के दिनों में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और सरमायाकारों को
راغب کی. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسلامک بینکنگ کی جانب یا پھر اسلامک سٹاک ایکسچینج کی جانب. یہ ایوارڈ اس چیز کا مظہر ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کس قدر بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہے. بلا شبہ یہ بہترین پرفارمنس رہی. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے رضوان. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس چیئرمین کمیٹی سینیٹر فیصل جاوید کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. اجلاس میں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ اس حوالے سے میڈیا کی تمام تنظیموں اور مالکان سے مشاورت کا عمل جاری ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بل نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف سے تجاویز ہیں جس میں سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کو بھی شامل کیا جائے گا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ پچھلے 2 ماہ میں اشتہارات کے بقایا جات کی مد میں 75 کروڑ روپے جاری کیے گئے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ جعلی خبروں کے تدارک کے لیے اقدامات کرنا وقت کی ضرورت ہے. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں. حکومت کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کرے گی جس سے آزادی رائے متاثر ہو. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کمیٹی کو بتایا کہ صحافیوں کے حقوق کا بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں 3 ماہ سے رکا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی. اجلاس میں وزارت اطلاعات کی ذیلی ادارے ڈیمپ نے حکام نے بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈیمپ مختلف رسالوں اور خصوصی شماروں کی اشاعت کرتی ہے جن کا بنیادی مقصد بین الاقوامی سطح پر ملک کا تشخص اجاگر کرنا ہے. انہوں نے بتایا کہ مختلف ٹی وی چینلز پر چلنے والے سرکاری اشتہاروں کی مانیٹرنگ بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور ناظرین، یورپی یونین نے افغانستان کے لیے اضافی امداد کا اعلان کیا ہے. یورپی یونین کے سربراہ ارسلا وان ڈر لین نے بتایا کہ افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی مد میں 10 کروڑ یورو کا اضافہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ تمام ضروری اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ قحط اور انسانی بحران کے خطرات سے بچا جا سکے. یورپی یونین اس حوالے سے اقدامات کر رہا ہے. عالمی برادری بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے. ابھی آپ کو بتائیں کہ قطر نے کہا ہے کہ اگر کوئی واضح معاہدہ نہ کیا گیا تو دوحہ حکومت کابل ایئرپورٹ کو چلانے کی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ معاہدے میں طالبان سمیت سب کا شامل ہونا ضروری ہے اور تمام تر نکات پر واضح اتفاق ہونا چاہیے. قطری وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں انہوں نے کابل کا دورہ کیا ہے. ناظرین، ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وبا سے متاثرہ مزید 73 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک میں اب تک مہلک وبا سے جان بحق ہونے والے افراد کی تعداد 26,938 ہو گئی ہے. گزشتہ روز 56,733 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 2,714 مثبت رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 4.78% ریکارڈ کی گئی. شہریوں کو وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے. گزشتہ روز 8,90,980 افراد کو ویکسین لگائی گئی. اب تک مجموعی طور پر 7,04,02,987 سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے. این سی او سی ٹیم نے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کا دورہ کیا. اسلام آباد کے اسسٹنٹ کمشنر رورل بھی ٹیم کے ہمراہ تھے. کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر متعدد ریسٹورنٹس، سپا سینٹرز اور شیشہ کیفیز سیل کر دیے گئے. متعدد دکانیں، شیشہ سینٹرز اور ریسٹورانٹس کو این سی او سی کی واضح ہدایت کے باوجود ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے. کچھ بات کریں گے کھیل کے میدان سے. پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میچ کے لیے بابر اعظم کی قیادت میں 12 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. 3 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز 17 ستمبر کو راولپنڈی میں ہوگا. پنڈی اسٹیڈیم میں قومی کرکٹرز آج سینیریو بیس پریکٹس میچ کھیل رہے ہیں. کیوی کرکٹر آج آرام کریں گے. دوسرا ون ڈے 19 اور تیسرا اور آخری میچ 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا. ون ڈے سیریز کے بعد ٹیمیں 5 T20 میچز کے لیے لاہور روانہ ہوں گی. سیریز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے گی. ورلڈ بیچ ریسلنگ سیریز میں 2 گولڈ میڈل جیتنے کے بعد پاکستانی پہلوان انعام بٹ وطن واپس پہنچ گئے ہیں. لاہور ایئرپورٹ پر عزیز و اقارب سمیت بڑی تعداد میں مداحوں نے قومی ہیرو کا شاندار استقبال کیا. اس موقع پر انعام بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایونٹ کے لیے اچھی تیاری کی تھی، ملک کے لیے میڈل جیتے ہیں، مستقبل میں بھی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھوں گا. انعام بٹ نے یونان اور اٹلی میں ہونے والے ورلڈ بیچ ریسلنگ سیریز میں طلائی تمغے اپنے نام کیے تھے.
कुछ बात करें स्नूकर की। पाकिस्तान के हारिस ताहिर ने 36वें एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोहा में खेले जा रहे इवेंट के क्वार्टर फाइनल्स में पाकिस्तानी क्वेस्ट हारिस ताहिर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खालिद कमाली को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। इवेंट में 19 ममालिक से 42 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अनासीन स्टॉक एक्सचेंज में जो आज कामयाबी हासिल की है, ये खबर हमने आप तक पहुंचाई। इसके साथ साथ जमहूरियत का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और जमहूरियत के हवाले से, जमहूरियत के फ़रोग़ के हवाले से भी इक़दामात भी किए जा रहे हैं और इस हवाले से अवाम का क्या किरदार है, इस पर भी रोशनी डाली जा रही है और पार्लियामान का क्या किरदार है, इस पर भी रोशनी डाली गई। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। रिजवान अली अहमद और सलमा कौसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।